दोस्तों, आज एक कहानी आपको सुनाता हूँ। खराब रेडियो रिपेयर करके वो बड़ी मुश्किल से दिन में 100-200 रुपए कमाता था। काम नहीं चला तो भाई के साथ मिलकर रेडियो की दुकान पर ताला लगा दिया और जूतों की दुकान खोल ली। जूतों की दुकान ठीक ठाक चलने लगी, लेकिन दोनों भाइयों के सपने बहुत बड़े थे। पाँव के नाप लेने के साथ साथ वो सत्ता की गर्दन पकड़कर उसका कॉलर नापना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। वैसे सत्ता बड़ी कमाल की चीज है। इंसान को कब फर्श से अर्श पर और कब अर्श से फर्श पर लाकर पटक दे, किसी को नहीं पता चलता है। और आज की कहानी के किरदार, इन दोनों भाइयों की कहानी भी फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचने की कहानी है। जूतों की दुकान जब अच्छी चलने लगी तो जूता बनाने की एक फैक्ट्री भी डाल ली। दुकान का नाम हुआ तो आम ग्राहकों के साथ साथ शहर के रसूखदार लोग, ऑफिसर, बिल्डर, कारोबारी और नेता भी दुकान पर आने जाने लगे। संबंध बनाने में दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। एक बार जो भी मिला उसके दिल में बस जाते थे और जैसे ये कला उनमें बचपन से थी। सियासत और कारोबार का आपस में गहरा संबंध होता है। भिवानी से संबंध रखने वाले एक मुख्यमंत्री के लाडले बेटे से इन भाइयों की मुलाकात हो गई तो जिंदगी की गाड़ी भी सरपट दौड़ने लगी। पहली बार इनको लगा कि अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो कारोबार और सत्ता दोनों में हाथ होना चाहिए, तभी बात बनेगी। वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इन दोनों भाइयों को पता चल गया कि तरक्की का रास्ता सत्ता के गलियारों से होकर निकलता है। इसके बाद जो सरकार आई वो मुख्यमंत्री तो उनके अपने ही शहर के थे और देखते ही देखते उनके दोनों बेटों से इनकी दोस्ती जम गई। जूतों के नाप लेने वाले हाथ अब सत्ता के कॉलर पकड़कर गर्दन का नाप लेते थे। कहा तो ये भी जाता है कि मुख्यमंत्री के दोनों बेटों को अगर सही मायने में किसी ने जिंदगी में बिगाड़ा है तो इन दोनों भाइयों का नाम तसल्ली से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के दोनों बेटों को इन्होंने हर ऐब सिखाया और खुद की जेबों में माल भरते रहे। इसी दौरान अपने ही जिले में तैनात एक आईएएस से इनकी मुलाकात हो गई और मुलाकात देखते ही देखते गहरी दोस्ती में बदल गई। सत्ता से कहकर आईएएस का ट्रांसफर गुड़गांव में करवा दिया और दोनों भाई उनके साथ गुड़गांव पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो केवल स्कूटर इनके पास था। गुड़गांव की शक्ल उन दिनों बदल रही थी दोस्तों। ये शहर भी इन दोनों भाइयों की तरह मामूली बनकर नहीं रहना चाहता था। गुड़गांव की जमीन सोना बन चुकी थी और उन्होंने इस सोने में हीरे तलाशने शुरू कर दिए। हरियाणा का हुड्डा विभाग गुड़गांव का उस समय सबसे बड़ा जमींदार था और वो आईएएस ऑफिसर उस विभाग का मुखिया था। दोनों भाइयों ने देखते ही देखते पैसों की ढेरी लगा दी और उस ढेरी में सबका हिस्सा पहले से तय था। लेकिन सपने इनके उससे भी ज्यादा बड़े थे। बात एयरलाइंस खोलने तक पहुंच गई और हरियाणा में तो जैसे हंगामा ही हो गया। एयरलाइंस तो चली नहीं दोस्तों, लेकिन इनको समझ आ गया था कि ये दुनिया पैसे से चलती है। पैसा फूक और तमाशा देख अब इनकी जिंदगी का जैसे उसूल बन गया था। एक के बाद एक कई कंपनियां ये खोलते रहे। होटल, कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेज और मीडिया, हर जगह इन्होंने हाथ आजमाया और खूब पैसा बनाया। लेकिन मन में एक टीस रही कि सत्ता में खुद बैठकर देखना है, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में इतना पैसा फूका कि ये दुनिया देखती रह गई। वोटरों ने वोट दिए और नई बनने वाली सरकार को विधायकों की जरूरत थी। इनका समर्थन तो कीमत के साथ पहले से ही उपलब्ध था। बदले में मंत्री भी बने और माल बनाने की फैक्ट्री की चाबी भी इनको मिल गई। कुल मिलाकर 40 कंपनियां चल रही थी उस समय दोनों भाइयों के नाम पर। उन्हीं दिनों गुड़गांव में एक फार्म हाउस इन्होंने खोला और वही इनकी पूरी दुनिया का एक नज़ारा प्रस्तुत करता था। फार्म हाउस देखने वाले लोग बताते हैं कि दोनों भाइयों ने जैसे जमीन पर जन्नत उतार रखी थी इस फार्म हाउस में। जो भी एक बार इन दोनों भाइयों के फार्म हाउस पर पहुंचा वो कई दिनों तक उसके ख्यालों में खोया रहता था। इसी बीच जिंदगी में एक तूफान आ गया दोस्तों। ये तूफान मंत्री पद तो ले ही उड़ा, जेल की सलाखों के पीछे भी एक भाई को पहुंचा दिया। फर्श से
अर्श पर और अर्श से फर्श पर देखने का समय शुरू हो चुका था। एक लड़की जो पहले एयरलाइंस में नौकरी पर थी और 3 साल में ही उसे तरक्की देकर डायरेक्टर तक पहुंचा दिया था, किन्हीं कारणों से उससे बात बिगड़ गई। उसने पहले तो इनकी कंपनी छोड़ दी और फिर 2 पन्नों का नोट लिखकर इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। बस यहीं से इन दोनों भाइयों की जिंदगी में बवंडर मच गया। उल्टा गियर लग चुका था जिंदगी का। पहले जेल गया, जगह साई हुई और फिर चुनाव भी हार गया। खुद की पार्टी बनाने के बाद जिंदगी हिचकोले खाने लगी। कई कंपनियां बिक गई, एक बेशकीमती जमीन भी एक मुख्यमंत्री के जानकार को कौड़ियों के दाम देनी पड़ गई। लेकिन कोर्ट कचहरी आम आदमी की जिंदगी को नरक बना सकते हैं, बड़े आदमियों की नहीं। कानून की किताब में बस निकलने के भी उतने ही रास्ते हैं जितने कि फंस जाने के हैं। वैसे कहा यह भी जाता है कि एक संत का आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर है, जिसके चलते ये बार बार संकटों से उभर जाते हैं। एक चुनाव हारने के बाद फिर से चुनाव जीता और अब कोर्ट कचहरी की जिंदगी के तमाम झंझटों से भी ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं। भाई भी सत्ता की दहलीज को लांघने की कोशिश में हैं और दोनों भाइयों की निगाहें आज भी आसमान पर हैं। इनको जानने वाले लोग बताते हैं कि इन भाइयों के कुछ उसूल कायदे भी हैं। दोनों कोई नशा नहीं करते, लेकिन किसी के भी नशे से इनको कोई परहेज नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है और ये दोनों भाई अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी क्या कीमत लगानी है। इनकी जिंदगी रबड़ की तरह है, किसी भी सांचे में ये एडजस्ट हो जाते हैं। आप चाहे जो भी कहें दोस्तों, लेकिन इन दोनों भाइयों की कहानी पर एक फिल्म तो आराम से बन ही सकती है। कहानी में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम लेने की जरूरत है भी नहीं। ये समाज एक आईना होता है और इस आईने में कोई भी अपना चेहरा देख सकता है। समाज में वो लोग जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं, उनके जयकारे लगाते हैं, वो भी इनके बराबर के गुनहगार हैं। कहानी कैसी लगी मुझे ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी के हर किरदार में कहानी सुनने वाला इंसान ये झांकता है कि कहीं ये मैं खुद तो नहीं हूं, कहीं ये मेरी कहानी तो नहीं है। शुक्रिया, नमस्कार। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहानी के किरदार अब फिर से कोई नई कहानी लिखने में जुटे हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं कानून के सिकंजे से और सत्ता को उनकी ज़रूरत है दोस्तों।